जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है तो एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 संसद में महीनों से क्यों अटका हुआ है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत में गैर सरकारी संस्थाओं एनजीओज को मिलने वाले विदेशी चंदे को नियंत्रित करता है। यह कानून मूल रूप से 1976 में आपातकाल के दौरान बना था ताकि विदेशी फंडिंग के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल को रोका जा सके। 2010 में इसे पूरी तरह नया रूप दिया गया और पंजीकरण का हर 5 साल में नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया। पिछले एक दशक में खासकर 2020 के संशोधन के बाद यह कानून लगातार सख्त होता गया। 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया नया विधेयक इस नियंत्रण को एक कदम और आगे ले जाता है। अब तक का ढांचा मुख्यतः यह देखता था कि विदेशी पैसा कैसे आया और कहां खर्च हुआ, लेकिन नया विधेयक उस पैसे से बनी संपत्तियों जैसे अस्पताल, स्कूल या दफ्तर पर सीधे सरकारी नियंत्रण का रास्ता खोलता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई संस्था अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराती या सरकार उसे रिन्यू करने से मना कर देती है तो भी उसकी विदेशी फंड से बनी पूरी संपत्ति तत्काल एक सरकारी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी। संपत्तियों की यह वेस्टिंग 2 चरणों में होती है। पहला चरण अस्थायी है। अगर संस्था तय समय के भीतर दोबारा पंजीकरण करा लेती है तो संपत्ति उसे लौटाई जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यह कब्जा स्थायी हो जाता है। इसके बाद सरकार उस संपत्ति को किसी सरकारी विभाग को सौंप सकती है, बेच सकती है या उससे मिली रकम को भारत की संचित निधि में जमा कर सकती है। यहीं से सबसे बड़ी कानूनी चिंता उभरती है। क्या इस कानून का असर पुरानी संपत्तियों पर भी पड़ेगा? मान लीजिए किसी संस्था ने 20 साल पहले विदेशी चंदे से एक अस्पताल बनवाया, लेकिन अब वह पूरी तरह भारतीय दान पर चल रहा है और उसने अपना एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया। विधेयक की वर्तमान शब्दावली के अनुसार लाइसेंस रिन्यू ना कराना भी सेसेशन यानी समाप्ति माना जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार उस पुराने अस्पताल को भी अपने कब्जे में ले सकती है। सरकार का तर्क है कि यह विधेयक किसी को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी प्रशासनिक खामी को दूर करने के लिए है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI और नागरिक संगठनों का मानना है कि यह नागरिक समाज पर शिकंजा कसने का एक हथियार है। उनकी आपत्तियां ठोस कानूनी तर्कों पर टिकी है। पहला, अगर कोई संपत्ति विदेशी और भारतीय दोनों पैसों को मिलाकर बनी है तो भी पूरी संपत्ति सरकार के पास जा सकती है जब तक कि संस्था भारतीय हिस्से को अलग से साबित ना कर दे, जो व्यवहारिक रूप से बेहद मुश्किल है। दूसरा, संपत्ति छीनने की यह प्रक्रिया प्रशासनिक आदेश के साथ ही स्वतः शुरू हो जाती है, जिसमें पहले से किसी जुडिशियल रिव्यू का मौका नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने भी 2024 की अपनी रिपोर्ट में आलोचना की थी कि भारत सरकार NGO सेक्टर के लिए कानून बनाते समय पर्याप्त सलाह मशवरा नहीं करती। अब बात करते हैं इस विधेयक की संसदीय यात्रा और असली पेंच की। 25 मार्च 2026 को इसे पेश तो किया गया, लेकिन भारी विरोध के बाद अप्रैल में इसे टाल दिया गया। मानसून सत्र में इसे प्राथमिकता पर रखा गया है, लेकिन जुलाई और अगस्त में नीट विवाद और अन्य मुद्दों पर भारी हंगामे के कारण संसद बाधित होती रही। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि इसी हंगामे के बीच सरकार ने 5 अन्य विधेयक बिना बहस के ही ध्वनि मत से पास करा लिए। इसका मतलब है कि एफसीआरए का रुकना सिर्फ हंगामे का नतीजा नहीं है, असल कारण राजनीतिक प्रबंधन में छिपा है। एनडीए के पूर्वोत्तर राज्यों के सहयोगी जैसे मिजोरम और मेघालय, जहां ईसाई आबादी बहुसंख्यक है, इस बिल को लेकर भारी दबाव में है। केरल के चर्च संगठनों ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसके साथ ही एक बड़ी राजनीतिक सौदेबाजी का भी एंगल है। महिला आरक्षण लागू करने के लिए 2026 की शुरुआत में सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य लोकसभा की सीटों को लगभग 850 तक बढ़ाना और परिसीमन को 2011 की जनगणना के आधार पर करना था। लेकिन अप्रैल 2026 में दक्षिण भारत के कड़े विरोध के कारण सरकार इसे पास कराने के लिए जरूरी 2/3 विशेष बहुमत नहीं जुटा पाई और बिल गिर गया। 5 अगस्त 2026 को संसदीय कार्य मंत्री
किरण रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच हुई बैठक में एफसीआरए और परिसीमन दोनों मुद्दों पर एक साथ चर्चा हुई। यह इस बात का मजबूत संकेत है कि सरकार परिसीमन बिल पर विपक्ष का समर्थन जुटाने के लिए एफसीआरए के कठोर प्रावधानों को एक सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच संभावित मतदान को देखते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया है, जिसका अर्थ है कि विपक्ष आर पार की लड़ाई के मूड में है।